ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन अपने ग्रीन जोन से चालू करते हैं, जिसका एक सवाल आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाना काफ़ी लाइकली है, विच इज़ कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट्स। नाउ एरर इन मेजरमेंट्स का एक सवाल काफ़ी लाइकली जो आपसे नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। सो इस चैप्टर को ध्यान देना, लंबा चौड़ा कतई नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। तो अगर आपको एरर की कैलकुलेशन आती है तो आपके नंबर आने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर इन मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम ही कहते हैं कि कोई भी, जैसे आप कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा, ये सवाल कई लोगों का ये आता है कि सर ये सारी चीज़ें हम डॉक्टरों को पढ़ाने का क्या यूज़ है, क्यों पढ़ाते हैं ये। देखो, आप लोगों को पेशेंट्स का इलाज करना है, श्योर आई अंडरस्टैंड, पर वो इलाज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उस पेशेंट को ये बोलेंगे कि जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवाओ। उस मेडिकल टेस्ट में उसका हीमोग्लोबिन, इओसिनोफिल, उसके जो भी पैरामीटर आपने कहे हैं, उसका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उसका एमआरआई और वो जितने भी आपने टेस्ट लिखे हैं, उस टेस्ट में उसकी आपकी जो जिन भी स्केल से, जिन भी मशीनों से उसकी रीडिंग ली गई है, वहाँ पे उस मशीन में एक एरर होना पॉसिबल है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में वी कैन से कि वी आर श्योर इतनी वैल्यू है, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा है अनसर्टेनिटी है, बिकॉज इससे अच्छा इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है इस स्केल का जो भी लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट होता है कि जैसे आपका जो 6 इंच का स्केल आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, तो उसका लीस्ट काउंट जो है या 6 इंच वाला वो जो उसका लीस्ट काउंट, अगर आप सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। उससे कम की वैल्यू आप उस स्केल से नाप नहीं सकते। तो ये जो स्केल है, इसका जो भी लीस्ट काउंट है, वो आपकी एरर के चांसेस होते हैं। उसी को, एरर को इम्प्रूव करने के लिए वी यूज़ वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। उससे भी बेटर दिस इज कॉल्ड माइक्रोमीटर, या फिर इसको हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एंड ऑफ द सेशन में आपको इसको थोड़ा सा यूज़ करना सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेन है, उस पेन की रिफिल जो है, रिफिल का डायमीटर नापना हो तो आप स्केल से नहीं नाप सकते, लेकिन इस को यूज़ करके, बिकॉज ये माइक्रोमीटर में आपकी रीडिंग देता है, इसको यूज़ करके हम नाप सकते हैं। और ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आपको और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। नाउ हर इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज़ करते हैं, उस रीडिंग जो भी आती है, जो भी हमारी मेजरमेंट्स हैं, उसके साथ हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उस रीडिंग में क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, तो वो समझना ज़रूरी है। अगर सवाल आएगा डायरेक्ट, आपको अगर रूल्स पता है, इनको आप आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट तो 4 नंबर ले सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम ये कहते हैं कि इट इज़ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी मेजर्ड वैल्यू है। द डिजिट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर, जिसकी करेक्टनेस के बारे में वी आर श्योर कि हाँ ये तो करेक्ट है, प्लस द लास्ट डिजिट विच वी आर डाउटफुल। तो अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन का अगर आपने अपने जो स्केल है उससे अगर इसकी रीडिंग नापी और आपने कहा 11.2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल कोई डेटा रख रहा हूँ मैं, तो 11.2 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भाई 11 तो पक्का है, 0.2 जो है वो 0.3 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट, बट मुझे लगा 0.2 है, वो आपका कहलाता है लास्ट डिजिट विच वी आर डाउटफुल, और ये कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज। तो जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसका जो लीस्ट काउंट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे। ना इसको आइडेंटिफाई करने के अपने 3 रूल्स हैं। तो पहला रूल है विच सेज ऑल नॉन जीरोस। 6 रूल हैं जो आपको यहाँ पे अच्छे से समझने हैं, और ये रूल ऐसे है कि भाई हमने रूल बना लिए, कुछ बनाना था, हमने ये रूल बना लिया। अब इन रूल्स के बेसिस पे हम बाकी सारी कहानी करने वाले हैं, तो हमें रूल पता होने चाहिए। वी कैन नॉट से कि भाई हमें रूल नहीं पता, उस वजह से नंबर छूट जाएंगे अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे। ठीक है, तो पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो हम ये कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है x इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, ये हमने कोई नंबर दिया है। तो इस केस में जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इस केस में 1, 2, 3, 4 4 आपके सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। सिमिलरली 198 अगर लिखा हुआ है तो उसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5, 6, 7, 8 में आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर आपका नंबर है 5079, इस केस में भी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हैं। तो अगर ये आपके 50 है, ये 5079, तो इस केस में भी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हैं, बिकॉज ये जीरो जो है इन आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है।
थर्ड रूल ये कहता है इन अ नंबर लेस देन 1 द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि अपना कोई नंबर है x इज इक्वल टू 0.00081। इफ दैट इज द केस, हमने अगर ऐसे नंबर दिया हुआ है तो उस केस में आपका 81 जो है, यहाँ पे एग्जांपल 72 है, तो उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 2 है। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल है, इसको 1.0072 कर दें, इसी को अगर मैं यहाँ कर दूँ 1.00081। नाउ इस केस में आपके ये पांचों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ पे 0 है तो सिर्फ ये आखिरी के 2 सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे अगर 1 आ गया है या कोई और नंबर आ गया है, नॉन जीरो डिजिट आ गया है, उसके बाद उसकी वजह से आपके बीच के सारे 0 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, रूल्स है, इसको ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, विच सेज रूल नंबर 4 है अपना, जो ये कहता है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। तो अगर आपका कोई नंबर है, वैसे लिखा हुआ है जैसे x इज इक्वल टू कोई क्वांटिटी है 0.0000081, उसके बाद 00, तो इस केस में ये जो आखिरी के 4 हैं ये आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इस केस में हम कहेंगे ये चारों आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस वाले केस में ये देखेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और इसके पहले वाले ये नहीं होंगे। 100 अगर बात कर रहे हैं तो इस केस में आपके 3 सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसी को अगर मैंने ऐसे लिखा होता है कि x इज इक्वल टू 1.000, ये पॉइंट है, तो उस केस में आपने सिग्निफिकेंट डिजिट आपके 3 हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर आपके 4 हो गए, चारों आपके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 5 है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर आपने नंबर ऐसे लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 लाख, तो इस केस में सिग्निफिकेंट सिर्फ और सिर्फ आपका 5 है। यहाँ पे अगर पॉइंट लगा के कुछ लिख देंगे नॉन जीरो, वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा फिर। पर इस केस में हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपका 5 लाख में सिर्फ और सिर्फ एक आपका सिग्निफिकेंट है। सो आखिरी के 0 जो होते हैं, इस एज सिंपल एज दैट, जैसे हम कहते हैं कॉमन अपने हिंदी भाषा में ऐसा इस्तेमाल करते हैं हम कि वो लखपति है। ठीक है, लखपति या करोड़पति है, मतलब क्या है कि मिनिमम 1 लाख रुपए, उससे ज़्यादा 1 लाख से लेकर 99 लाख तक कुछ भी हो सकता है। पर अगर लखपति कहलाना है तो उसके पास कितना हो, तो सिग्निफिकेंट क्या हो गया, 1 लाख सिग्निफिकेंट उसके लिए हो गया। एग्जैक्ट उसका बैंक अकाउंट या एग्जैक्ट उसका जब हम टैली करेंगे और उसके बाद फिगर्स ऐड करके वो करेंगे, उस केस में एग्जैक्ट नंबर आएगा। पर अभी क्या है, लखपति करोड़पति, तो सिग्निफिकेंट क्या हो गया, एक उसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा यहाँ पे। रूल नंबर 6 कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से समझना। व्हेन दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने एक्चुअली फिजिकली मेजर किया, अभी तो हमने कहा कि वो लखपति है, ठीक है, पर हमने एक्चुअली उसके घर जाके उसकी बैंक की वो पासबुक देखी, घर में जितना पैसा रखा था सबका एक एक करके हिसाब लगा और हमने एग्जैक्ट कहा कि उसका इतने रुपए इतने पैसे हैं। अगर ये मेजरमेंट से आ रहा है तो फिर हर चीज़ आपका, हर डिजिट जो हमने रिपोर्ट की है वो आपकी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। उस केस में आखिरी के 0 उड़ा दो, ये शुरू के रख लो, ये सब नहीं बात करेंगे हम, फिर हर चीज़ को सिग्निफिकेंट मानेंगे वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिस्टेंस 2 शहरों के बीच में कहा कि वो 3050 मीटर है, तो अगर नॉर्मली ये मेजरमेंट से नहीं आया होता तो 305 मिला के 3 आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। बट ये क्योंकि हमने कहा है कि मेजर किया है हमने, तो इस केस में आपके 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो चारों आपके 3050 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी डेटा को हम ऐसे एक्सप्रेस कर दें कि इतने मीटर है, उसको मैं कहूँ 3.050 किलोमीटर, तो यहाँ पे फिर आपके चारों सिग्निफिकेंट हो गए। और उसी को अगर मैं 10⁵ सेंटीमीटर की टर्म में लिख दूँ या फिर इसको मैं किसी और टर्म में एक्सप्रेस कर दूँ, तो वो आपके सारे सिग्निफिकेंट वो कहलाएंगे, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ मेजरमेंट। आई होप ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझ में आया। इसके बाद हम ये बात करना शुरू करते हैं राउंडिंग ऑफ की। नाउ राउंडिंग ऑफ में हम ये कहते हैं कि मान लो कोई एक आपका राउंडिंग ऑफ, आपने आई एम श्योर छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 5th 6th 7th में राउंडिंग ऑफ पढ़ाना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि राउंडिंग ऑफ करने के जो अपने 5 रूल्स हैं, उनमें पहला रूल ये है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो अगर आपको मान लो ये एक नंबर है 7.82, इसको आपने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो अभी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, आपको 2 सिग्निफिकेंट में इसको राउंड ऑफ करना है।
तो यहाँ पे जो आखिरी डिजिट है वो अगर आपका 5 से छोटा है तो उस केस में आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो 7.82 इज, अगर हम बात करें इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 7.82 इज ऑलमोस्ट सेम एज 7.8, बिकॉज आपको 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए थे। क्यों ये नहीं पता, बट मान लीजिए 2 ही में चाहिए थे, तो यहाँ जो 3 सिग्निफिकेंट है उस केस में हमने इस 2 को ड्रॉप कर दिया बिकॉज ये 5 से छोटा है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि if the digit to be dropped is more than 5, तो आप जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो more than 5 है, तो ये मेरा नंबर होता है 7.88 मान लो, तो इसको आप लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 7.9। तो ये नंबर हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में 7.9। उस केस में ये जो आखिरी का 8 है जो कि आपका 5 से ज़्यादा है, जब इसको हमने ड्रॉप किया तो हमने इसको यहाँ पे 1 बढ़ा दिया, उसको हमने प्लस कर दिया, तो 7.9 हो जाएगा। इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि 6.87 है, उसको आपने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट में, तो आप उसको 6.9 लिख दें, आप उसका 7 की वो ड्रॉप करके 1 आगे बढ़ा सकते हैं। 12.78 है, इसमें अभी देखेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अपने, उसको मुझे 3 में करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे 12.8 कर सकते हैं, तो इसको ड्रॉप करके हमने 1 आगे इंक्रीज कर दिया। ना इसका जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल सेज रूल नंबर 3 के इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर 5 से कम है तो ड्रॉप कर दो, 5 से ज़्यादा है तो 1 आगे बढ़ा दो, हम ये अभी तक कहते आए। बट अगर जो आपने ड्रॉप करना है वो एग्जैक्ट 5 है, उस केस में हमें क्या करना है, उसके लिए रूल है फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, और 5 के बाद आपके 0 के अलावा कोई और डिजिट्स हैं, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो अगर आपका नंबर है 16.351, उसको अगर आपने अभी 5 सिग्निफिकेंट है, आपको इसको 3 में करना है, तो उस केस में 5 से 5 1 है, ठीक है। तो इसको अगर आप इससे मतलब वो करेंगे तो इस केस में हम इसको 16.4 कर सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट में ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको कह रहे हैं 6.758 है, उसको राउंड ऑफ करके आप 6.8 कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो ये जो नंबर है, ये जो 5 है, इसको अगर आपने ड्रॉप करना है, देखो इसी को अगर मैंने इसको ऐसे समझाता हूँ, चलो इसको ऐसे देखना, ये जो हम यहाँ कह रहे हैं 6.58, ठीक है, 6.758, इसी को अगर मुझे राउंड ऑफ करना होता 3 सिग्निफिकेंट में, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, हम लिखते हैं 6.76। अगर तो मुझे 3 में राउंड ऑफ करना होता तो 6.78, बिकॉज आखिरी डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है। इसको हमें करना है 2 सिग्निफिकेंट में, 2 सिग्निफिकेंट में अब इन दोनों में वो करना है। उसके बाद हमने नोटिस किया 5 है, 5 के आगे एक नॉन ज़ीरो है, तो उसका मतलब हमने इसको 1 बढ़ा दिया। तो इसको भी अगर हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब ये 3 जो है, इसको मुझे अगर बढ़ाना है तो 6.8 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 4 के डिजिट ड्रॉप टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरोस, अगर आपका 5 है उसका 0 0 0 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इवन इफ इट इज इवन, और वो आपका अगर ऑड है तो हम उसको एज ए छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा नंबर है x इज इक्वल टू लेट्स से 4.050 ये ऐसे कह लेते हैं 4.850 ये आपका नंबर है, ठीक है। इसको ड्रॉप करना है तो ये तो अगर 1 से ज़्यादा है तो ये बढ़ा दो, 1 से 100 है, इसको यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे। तो उस केस में अगर मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट में करना ही चाह रहा हूँ तो ये अगर जो 5 है, ठीक है, तो उसकी जगह हम इसको लिखेंगे 4.8, बिकॉज ये जो 5 है उससे पहले वाला डिजिट जो है वो अगर इवन है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ये नंबर होता लेट्स से y इज इक्वल टू 4.750, तो इसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 4.8। दीज आर द रूल्स, ये रूल्स हैं, हम इनको से फॉलो करेंगे। क्यों है, कैसे है, बनाने वालों ने बना दिया, ठीक है। तो ये आपका 5 जो आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर उससे पहले ऑड है तो उसको हम बढ़ा देंगे, इवन है तो वी विल लीव इट एज इज। तो ये अपने राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरर इन मेजरमेंट। देखो गलतियां हो जाती हैं, कोई भी अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो उसमें जो है आपकी गलतियों के चांसेस होते हैं। मेजरमेंट में गलतियां हो जाती हैं। कुछ गलतियां जो होती हैं विच आर रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स ये हैं कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ अगर आप नाप रहे हैं तो उस लेंथ को नापते हुए अगर आपने यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, यहाँ से देखा तो आपको अलग अलग रीडिंग मिलेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस वक्त वेइंग स्केल पे खड़ा हूँ और मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है
मान लीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे 70 किलोग्राम दिख रहा है यहाँ पे, और जो स्केल पे रीडिंग आई है। आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो आपको लगेगा सर आपका वजन तो 68 है, कोई यहाँ से देखेगा तो दे कैन से कि सर 72 है। तो इट इज़ पॉसिबल कि कहाँ से आप देख रहे हैं, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें गलतियाँ हो जाए। टाइम पीरियड अगर आप पेंडुलम का मेजर कर रहे हैं तो उसको कितने रोटेशन हुए हैं, घड़ी को ऑन ऑफ करते हुए जो गलतियां होती हैं, जैसे आपने स्टॉप वॉच ऑन किए ऑफ किए तो उस टाइम पे रैंडम एरर हो जाती हैं। स्पेशली आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आप मेडिकल उसमें जब डॉक्टर्स टेस्ट लिखते हैं, वो टेस्ट करते हैं लोग पैथोलॉजी लैब में, तो उसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं। हमें पता होना चाहिए कितनी गलतियों के चांसेस पॉसिबल हैं, बिकॉज हर गलती एक डॉक्टर के हिसाब से, एक पेशेंट के हिसाब से, हर इलाज के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सो इसको बारे में हमें पता होना बड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए एक सवाल इसका नीट के एग्जाम में हम आपसे पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम कहते हैं एरर इन मेजरमेंट, तो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर होएगी उसका मतलब ये है, उसको हम लिखेंगे जो आपकी डेल्टा ए है। अगर मान लो कोई एक क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, सो वी विल से एरर जो होएगी वो मेजर्ड वैल्यू, उसको लिखोगे मेजर्ड वैल्यू माइनस उसकी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लेकिन हमने जो मेजर की है उसकी वैल्यू इतनी आई है, और यहाँ पे ये एरर के चांसेस हैं। तो अगर इसमें आगे ट्रू वैल्यू जो है, इसके ऊपर भी बहुत सारे डिबेटेबल और बहुत सारे वो चीज़ें कि ट्रू वैल्यू क्या होती है किसी चीज़ की। तो से फॉर एग्जांपल लेंथ अगर किसी रॉड की हमने कहा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको, या रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कहेंगे कि भाई ये वाली चीज़ जो है इस लेंथ पे इतनी है, ठीक है। ये आपकी ट्रू वैल्यू हमने डिनोट कर दिया। अब उसके बाद टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होएगा या टेम्परेचर डिक्रीज होएगा, उसी रॉड को आप चेन्नई में ले गए, अपने राजस्थान के डेजर्ट में ले गए, या उसको आप सियाचिन में ले गए, तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज के हिसाब से उसकी लेंथ कम ज़्यादा होगी। उस वजह से जो एरर आपकी आ सकती है उसको भी हम सिग्निफिकेंट एरर में यहाँ पे काउंट करते हैं कि आपकी एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क आ गया। हालांकि एरर इन मेजरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपका एक्सपेंशन या आपके कंप्रेशन की वजह से वैल्यू चेंज हो गई। तो ट्रू वैल्यू उसकी 25 डिग्री पे अलग है, ट्रू वैल्यू उसकी 40 डिग्री पे अलग है, ट्रू वैल्यू उसकी 10 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, -10 डिग्री पे अलग वैल्यू होगी, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो अभी जैसे मैंने आपको स्केल दिखाया था, माइक्रोमीटर दिखाया था, तो आपका जो भी लीस्ट काउंट है वो वहाँ पे कहते हैं हम उसकी उतनी एरर होने का, बिकॉज वी कैन नेवर बी श्योर कि उसकी जो लेंथ है लीस्ट काउंट से कम कैसे हम नाप सकते हैं, वो हम श्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपकी डेल्टा है आ गई, जो आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही कॉमन ये दो चीज़ें, इनका ध्यान रखना, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। तो इस केस में अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी थी ए, उसकी ट्रू वैल्यू तो ए नॉट थी, और हमने उसको जो एक्चुअली मेजर किया वो ए आया, तो डेल्टा ए आपकी एरर है। तो इस केस में फ्रैक्शनल एरर जो है ये उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। ये हो गई फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या है, परसेंटेज वाइज कितनी एरर उसमें एज अ फ्रैक्शन दिख रही है। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये आपका पेन है जिसकी लेंथ आपकी 11 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, उसमें अगर आपकी 10 सेंटीमीटर मान लो इसकी एक्चुअल लेंथ है, और हमने उसे नापा 10.5, तो उस केस में 0.5 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर में ये आपकी फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी। अगर यहाँ से जयपुर की बात करके, कोटा से जयपुर आपका लेट्स से 250 किलोमीटर मुझे लगता है एक्चुअल वैल्यू है, पर जब हम कार से गए और हमने उसे नापा वो 248 निकला, तो उस केस में हम कहेंगे 2 किलोमीटर जो दोनों का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 250, ये आपका फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। परसेंटेज एरर इसी चीज़ को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कहेंगे डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये करने के बाद आप कहते हैं इतने परसेंट एरर है। तो यहाँ से जयपुर अगर 2 किलोमीटर का एरर है फॉर 250 किलोमीटर, तो हम कहेंगे 2/250 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका परसेंटेज एरर मेजरमेंट में है। एक और चीज़ जो अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि परसेंटेज एरर जो है अपनी वो 5% से कम होनी चाहिए। 5% अगर देखेंगे तो इट्स स्टिल ऑन अ हायर साइड, बट हम ये कहते हैं कि 5% से कम ही होनी चाहिए। 5% से ज़्यादा अगर है तो एक्सेप्टेबल नहीं होएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आलू प्याज खरीद रहे हैं, आपने 1 किलो आलू खरीदा, ठीक है, 1 किलो आपने एप्पल खरीदे, 1 किलो बनाना लिया, उस केस में अगर आपने वो प्याज जो खरीदे हैं वो 1 किलो प्याज में अगर 5% कम ज़्यादा है, यू विल नॉट वरी सो मच, ठीक है, यू विल से चल ठीक है ना, कौन एक प्याज वापस लेने जाएगा उसके पास। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 1 किलो सोना खरीदा, आई एम श्योर देयर आर लोग होंगे ऐसे जो 1 किलो सोना भी खरीदते होंगे, 1 किलो सोना खरीदा और उसमें अगर 5% की एरर निकल आई, नाउ दैट इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज आपने 5% सोना मिस कर दिया। यहाँ पे 1 किलो का 5% उसको मल्टीप्लाइड बाय जो भी सोने का रेट है, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो वहाँ पे तो 5% भी बहुत ज़्यादा एरर है, वहाँ पे आप चाहेंगे वो एरर आपकी 1% भी ना हो, बल्कि 0.0005 होना चाहिए। इसीलिए जो तराजू इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वालों की तराजू अलग है, उसमें एरर थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाए, वी डोंट केयर, बट जो गोल्ड स्मिथ आपकी तराजू यूज़ करेगा टू मेजरमेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए और उसके साथ हवा का भी इफेक्ट ना आए वगैरह वगैरह, उन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट इन फिजिक्स भी इन जनरल से हमारी कैलकुलेशन 11th-12th में वी से कि 5% अप टू 5% इज एक्सेप्टेबल, वो भी हालांकि ज़्यादा है, बट वी से चल अप टू 5 इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो ये डेटा ध्यान रखना। चलो इस पर अब आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो हमने अगर मल्टीपल चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ये अपना आईपैड है, इसको मैंने कैलकुलेशन किए, तो मैंने इसकी एक स्केल यूज़ किया, जिसकी वजह से मैंने उसकी स्केल से इसकी लेंथ मेजर की और ब्रेड्थ मेजर की। ना उस लेंथ और ब्रेड्थ को क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर स्केल पे यूज़ किया है, उन दोनों में चांसेस ऑफ एरर आपके दोनों में बढ़ जाएंगे, बिकॉज लेंथ में भी आपकी एरर आएगी जो भी फ्रैक्शनल एरर है, और ब्रेड्थ में भी आएगी बिकॉज लीस्ट काउंट उसका है, ठीक है। उस केस में हम कहते हैं कि अगर आपका a प्लस बी, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ प्लस a आपकी एक वैल्यू है, b आपकी दूसरी वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके हम x जानना चाह रहे हैं, उस केस में हम कहेंगे डेल्टा x जो x में मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो आपकी डेल्टा a प्लस डेल्टा बी होगी। तो लेंथ में जो आपकी पॉसिबल एरर है और ब्रेड्थ में जो आपकी पॉसिबल एरर है, उन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, उन दोनों को ऐड करके हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स आपकी वैल्यू आई। सो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कहें x इज इक्वल टू लेट से a प्लस बी कह रहे हैं, ठीक है, b में आपकी लेट से 2% एरर पॉसिबल है और a में आपकी 1% एरर पॉसिबल है। ये हमने जिसको भी इस्तेमाल किया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है, मान लीजिए 1% एरर उसमें हो जाती है a के मेजरमेंट में, और b के मेजरमेंट में मान लो 2% हो जाती है। तो उस केस में x की जो आपकी गलती मैक्सिमम पॉसिबल है वो आपकी 3% हो जाएगी। तो 3% चांस है x की वैल्यू जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें 3% गलती होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये क्वांटिटी लूँगा x इज इक्वल टू a प्लस बी, ना यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि सर a प्लस बी कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम एरर अगेन यहाँ पे डेल्टा a प्लस डेल्टा b आती है। तो लोग कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर इस केस में तो माइनस होना चाहिए। ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये है कि मान लो सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें b में 2% की एरर पॉसिबल है, 2% हमने कम नापी, a में 1% एरर पॉसिबल है, 1% हमने ज़्यादा नापी। तो उस केस में इसमें a प्लस बी में और a माइनस बी में मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपकी दोनों को हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, वो 3% पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका एल्जेब्रिकली ऐड होएगा अगर हम इन दोनों को प्लस करें चाहे माइनस करें, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन है अगर आपका x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अगर यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b की बात हो रही है तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है उसको हम लिखेंगे डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस दोनों की फ्रैक्शनल एरर इस बार ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर परसेंटेज वो कर देंगे, पिछली बार तो हमने उनको ऐड कर दिया था, इस बार हम फ्रैक्शनल एरर जो है या इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएंगी। तो से फॉर एग्जांपल a b का वही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा x बाय एक्स जो आएगा आपका, अब इसको एग्जांपल लेंगे उससे और क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाय ए। तो अगर हमने कहा था डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी, ये आपकी दोनों की फ्रैक्शनल एरर है, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 100 से और यहाँ पे भी 100 से और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आप परसेंटेज एरर ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते तो भी ये काम आता, ठीक है। या अगर यहाँ पे a टू द पावर n या p क्यू है, b टू द पावर m, c टू द पावर p, अगर इस तरह की टर्म यहाँ पे हुए तो ये जो a टू द पावर n है ये आपकी फ्रैक्शनल एरर उसी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है।
अगर ये m से m टू द पावर था तो ये आपकी फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर उस m से मल्टीप्लाई होके डेल्टा b बाय b आ जाएगा। अरे चलो अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्पेशली वो वाले सवाल जो हमसे नीट के एग्जाम में इससे पहले पूछे गए। नाउ ये हमसे सवाल पूछा गया है, सवाल है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, तो अगर आप एक स्फीयर है उसका रेडियस अगर आप मेजर कर रहे हैं उसमें आपकी जो गलतियों के चांसेस हैं वो 2% है। देन क्वेश्चन इज देन फाइंड द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अगर आप वॉल्यूम पता करना चाहते हैं, सरफेस एरिया पता करना चाहते हैं, तो पहले वॉल्यूम क्योंकि आपसे नीट में पूछा था उसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको सरफेस एरिया का सेपरेट सवाल करवा दूंगा। तो 2% आपकी वॉल्यूम एरर पॉसिबल है, तो सॉरी 2% आपकी रेडियस में पॉसिबल है, वॉल्यूम में बताना है कितना होगा। सो यहाँ अगर हम लिखे हैं वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4π/3 r³, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इस रिलेशनशिप को देखेंगे तो अगर मुझे पता करना है डेल्टा v बाय v, दैट विल बी इक्वल टू 4π/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसमें एरर के चांसेस नहीं है बिकॉज मेजरमेंट से ये आ रहा है, उसकी वजह से इसमें एरर आएगी। सो दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा r बाय r, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डेल्टा v बाय v मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि परसेंटेज एरर आ गई, विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा r बाय r, जो है आपकी परसेंटेज है, ये अपने को दी हुई है 2%। सो ये आ गया आपका 6%, राइट 6%, ठीक है, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। नाउ यही सवाल अब अगर आपसे पूछा जाए वहाँ पे वॉल्यूम की बजाय मुझे कहा जाए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नाउ ये बात अपने को पता है, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया A, उसको आप लिखते हैं 4πr²। नाउ इस केस में आपको डेल्टा A बाय A अगर बताना है कि मुझे डेल्टा A बाय A और मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज एरर, सो दैट विल बी इक्वल टू 4π कांस्टेंट है, सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा r बाय r। ये अपने को यहाँ पे 2% दे रखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2% यानी कि 4% हो जाएगा। तो सरफेस एरिया में अगर पूछा होता तो 4% वुड हैव बीन माय राइट आंसर। वॉल्यूम के लिए आपका 6% आंसर है। पेरीमीटर पूछते तो 2% आंसर होता बिकॉज पेरीमीटर इज 2πr, वो सेम वही रहता। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का सवाल है। क्वेश्चन से द स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। सो दिस इज हाउ स्क्रू गेज लुक्स लाइक। इसको माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। तो इसको इस्तेमाल करके हम एक बॉल का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, विद अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। ये आपके इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। आपके मेन स्केल की रीडिंग आई 5 मिलीमीटर एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 25 डिविजन अबाउ द रेफरेंस लेवल। और आपकी वहाँ पे जो स्केल आपका जो आपका रोटेटिंग स्केल है वो 25 डिवीजन पे वहाँ पे कॉन्साइड किया है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है, स्क्रू गेज हैज़ अ जीरो एरर ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। सवाल है करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल क्या होगा। ना इसको दो सिनेरियो में सवाल सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए आपकी पहले जीरो एरर नहीं होती। ठीक है, जीरो एरर का मतलब ये है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं वेइंग स्केल पे खड़ा हूँ और वेइंग स्केल पे मेरा वजन आया 70, ठीक है, लेकिन मेरे वेइंग स्केल पे 2 किलोग्राम की जीरो एरर है। जीरो एरर का मतलब ये कि इफ आई स्टेप डाउन, अगर मैं नीचे उतर जाऊं तो वो वेइंग स्केल ऐसा है कि वो तो दिखाता ही है। ठीक है, वो जीरो कोई भी नहीं भी खड़ा है तो 2 किलो पे उसकी सुई होती है। अब जब मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया और रीडिंग 70 आई तो उस केस में हम जो ओरिजिनल उसकी जीरो एरर थी वो ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि मेरा वजन 68 होएगा उस स्केल के हिसाब से। ठीक है, तो जीरो एरर पे वापस आते हैं, इसको बाद में माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी रीडिंग होएगी डायमीटर डी, उसको आप लिखेंगे ये जो आया आपका 5, मेन स्केल रीडिंग इज 5, इसको आप लिखेंगे 5, नोटिस करना वो मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 0.5 सेंटीमीटर प्लस आपका जो काउंटिंग है। ठीक है, तो ये जो आपका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये रीडिंग आई। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो ये रीडिंग है। ये वाला जो है इसका लीस्ट काउंट है 0.01 और वहाँ पे अभी रीडिंग आ रही है 25। तो इसका मतलब होएगा ये हो गया आपकी, इसमें जो रीडिंग इसने मेजर की है वो हो जाएगा आपका 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है,
25, ये आपकी रीडिंग हो गई। तो इसका डायमीटर जो है ये हो गया 0.5 प्लस इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 0.025। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 0.525। ये तो हो गया मेरी वैल्यू विदाउट जीरो एरर। नाउ जीरो एरर क्या है, वो आपकी -0.004 है। इसको दूसरे शब्दों में जीरो एरर ऐसे भी समझ सकते हैं। कई बार स्टूडेंट ना जीरो एरर पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास में, तो उसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। ये सवाल आ गया तो पूरे 4 नंबर चाहिए। जीरो एरर ऐसे समझना, जैसे हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं, मिठाई की दुकान पे जाके आपने कहा कि मुझे रसगुल्ले दे दो, गुलाब जामुन दे दो, बर्फ़ी दे दो, जो भी आपकी मिठाई आपने खरीदनी थी। दुकानदार ने क्या किया, वो डब्बा नहीं तोलता है, तो उसने क्या किया है कि पहले ही डब्बे को वहाँ पे रखा और उसके बाद उसने ज़ीरो दबा दिया। तो इसका मतलब है कि डब्बे के साथ अब रीडिंग ज़ीरो हुई और 1 किलो जो मिठाई ले रहे हैं उसके बाद वो 1 किलो मिठाई डालेगा। लेकिन अगर आप उस तराजू से डब्बा हटा दें तो क्योंकि डब्बे के साथ ज़ीरो रखा हुआ था, तो अब उसकी वैल्यू जो रीडिंग जो है वो नेगेटिव में जाएगी, बिकॉज उसकी जीरो रीडिंग आपने उसको रीसेट कहाँ पे किया था, डब्बे के साथ किया था, और उसकी अब जीरो एरर माइनस में चली जाएगी। इसका मतलब है जो रीडिंग आपकी एक्चुअल रीडिंग आएगी, एक्चुअल, तो एक्चुअल जो रीडिंग आएगी आपकी दैट विल बी इक्वल टू डी माइनस आपकी जीरो एरर। ठीक है, सो ये जीरो एरर इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो डी हो गया आपका 0.525 जो रीडिंग आई माइनस 0.004। राइट, यही अगर आपका प्लस में होता तो आप इसकी वैल्यू प्लस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.529। ठीक है, ये इसमें माइनस माइनस प्लस होकर ऐड हो जाएगा। सो 0.529 यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप ये आपको चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question says in an experiment 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. ठीक है, क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो P को हमने ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है, हमें बताना है टोटल परसेंटेज एरर P में कितनी पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी। नाउ सिंपल सवाल है, इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू A³ B² डिवाइडेड बाय C मल्टीप्लाइड बाय ये मेरा ख्याल है D होना चाहिए। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो दिस शुड बी CD। ये A नहीं D होना चाहिए, ऑलराइट, बिकॉज A तो ऊपर है ही। ऑलराइट, ये हो गया। तो नाउ इस पर जब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर A P में कितनी आएगी, तो P की परसेंटेज एरर दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर A प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर B प्लस डेल्टा C बाय C प्लस डेल्टा D बाय D। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज एरर ऐसे लिख देंगे। अगेन ये प्लस है और ये सारी चीज़ें ऐड हो रही है बिकॉज ये डिनोमिनेटर में डिवाइड भी हो रही थी, लेकिन हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर चाहते हैं इसलिए हम सबको ऐड कर देंगे। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय A में कितनी है 1% प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय B में 2% प्लस 3 प्लस 4, और इस सबको मैं परसेंटेज अलग से लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 100 दोनों साइड किया हुआ है। सो इसको जब आप ऐड करेंगे तो डेल्टा P बाय P परसेंटेज एरर अगर हम बात करें दिस विल बी इक्वल टू 3 into 3 यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इस 7 प्लस 7 14% हो गया। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर A 14% वुड बी द राइट आंसर।